इधर ध्यान देंगे। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए कौन सा एक कर रहे हैं? 72। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, रिवाइज करेंगे। फर्स्ट हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू प्लस सेक्शन 10, वेरी गुड, इज इक्वल टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ceases to be enforceable by voidable। एक के पास ऑप्शन है किस चीज का? एनफोर्स कराने का, दूसरे के पास नहीं है। नेक्स्ट इलीगल, प्रोहिबिटेड, फॉरबिडन बाय लॉ। ओके। नेक्स्ट अनएनफोर्सेबल, टेक्निकल डिफेक्ट। व्हाट डू यू मीन ऑफ एक्सेप्टेंस? असेंट। ओके। असेंट कैसी होगी? फुल, एब्सोल्यूट या पार्शियल? फुल। ओके। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ओके। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद इन टाइम, यस ना? ओके। साइलेंस इज एन एक्सेप्टेंस? नो। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑफर की। बहुत सारे ऑफर होते हैं। फर्स्ट जनरल ऑफर, मतलब किसके लिए बनाया ऑफर? जनरल, पब्लिक एट लार्ज के लिए। ओके। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनाया। क्रॉस ऑफर, एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर। ओके। मुझे बताइए काउंटर है ना? ओरिजिनल ऑफर की वैधता खत्म हो जाएगी, काउंटर ऑफर चलेगा। ओके। स्टैंडिंग, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑफर बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल टेंडर्स। नेक्स्ट बात करते हैं जो कल स्टार्ट करा था, कॉम्पिटेंट पर्सन। कौन कॉम्पिटेंट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए? जो 3 कंडीशन है सर, सभी के सभी कॉम्पिटेंट है एक्सेप्ट माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है। अनसाउंड माइंड, हाँ, अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति कॉम्पिटेंट नहीं है। नेक्स्ट जो पर्सन डिस्क्वालीफाई है वो भी कॉम्पिटेंट। हमने माइनर से स्टार्ट करा था। माइनर के साथ या माइनर के द्वारा, बाय माइनर या विद माइनर, कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो वो क्या माना जाएगा? वॉइड। माइनर, माइनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है विच इज प्रॉमिसरी नोट। माइनर एक प्ली ले सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में इन डिफेंस माइनॉरिटी की। माइनर को क्या चाहिए? नेसेसरी, नेसेसिटीज चाहिए। ओके। कौन सा सेक्शन बोलता है नेसेसिटीज देने की? 68, राइट। ओके। कॉम्पिटेंट पर्सन का सेक्शन क्या है? 10 या 11? 11। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं माइनर को कंटिन्यू करते हैं आगे। हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, हाउ फार एनफोर्सेबल। इधर अगर आपके गार्जियन ने कोई एफडी कराई है और मैच्योरिटी पे उसका पैसा नहीं मिलता तो आपके फादर मतलब गार्जियन या आप भी क्या कर सकते हो? कोर्ट केस फाइल कर सकते हो। इतना कल हमने समझ लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर आर नॉट वैलिड। ओके। फॉर इंस्टेंस द गार्जियन ऑफ अ माइनर हैज नो पावर टू बाइंड, मार्क करेंगे, टू बाइंड द माइनर। किसके पास पावर नहीं है? गार्जियन के पास भी पावर नहीं है। एक तो इधर अगर माइनर ने कोई एक्ट करा उससे वो लायबल नहीं होगा, वो क्या प्ली ले लेगा? माइनॉरिटी की। वो पर्सनली लायबल नहीं। कहां पढ़ा था? सेक्शन कहां पढ़ा था ये? माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं हो सकता, बट उसके एसेट्स हो सकते हैं। हमने लिखवाया था इन सर्टेन केसेस, अभी पढ़े नहीं है वो केसेस। माइनर खुद ब खुद पर्सनली लायबल नहीं हो सकता, सही बोल रहे हैं ना? ओके। बट उसकी एसेट्स हो सकती हैं। यस। ओके। नेक्स्ट बोल रहे हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट किसने बनाया हो? आपके गार्जियन ने। तो गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट बना के बाइंड नहीं कर सकते अपने माइनर को। बाइंड मतलब उस पर कोई लायबिलिटी नहीं थोप सकते। ठीक है। ओके। बेनिफिट दे सकते हैं क्या? हाँ, वो तो बेनिफिशियरी होता है।
बेनिफिट तो दे सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, द गार्जियन ऑफ अ माइनर हैज नो पावर, उनके पास पावर नहीं है टू बाइंड द माइनर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल बताए इमूवेबल प्रॉपर्टी का, बट किसी भी केस में गार्जियन बाइंड नहीं कर सकते किसको, माइनर को, ठीक है। बट अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय अ सर्टिफाइड गार्जियन, व्हाट डू यू मीन सर्टिफाइड गार्जियन, अपॉइंट बाय कोर्ट, पक्का क्या कह रहे हैं, अपॉइंटेड बाय कोर्ट, सर मैंने पढ़ लिया था पहले, अपॉइंटेड बाय कोर्ट ऑफ अ माइनर विद सैंक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर सेल ऑफ माइनर प्रॉपर्टी मे बी एनफोर्स आइदर बाय पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। इधर सर एक गार्जियन को अपॉइंट करा कोर्ट में, बट गार्जियन बोल रहा है कि माइनर की मेंटेनेंस के लिए मेरे पे पैसा नहीं है, तो कोर्ट बोल रहा है जो इनकी गार्जियन की प्रॉपर्टी थी ना, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी, आप उसको बेच दो, ठीक है, उसको बेच दो और अब क्या करो, माइनर का मेंटेनेंस करो। सपोज जो सर्टिफाइड गार्जियन ने प्रॉपर्टी तो बेच दी और पैसा अपनी जेब में रख लिया, समझ में आ रही है बात, सर्टिफाइड गार्जियन ने प्रॉपर्टी बेच दी और पैसा अपनी जेब में रख लिया, मेंटेनेंस नहीं हो रहा माइनर का, माइनर के क्या पास क्या अधिकार है, माइनर एक 16 साल का बच्चा माइनर माना जाएगा या नहीं, यस, उसके पास कुछ अधिकार है, उसे दिख तो रहा है मेरी प्रॉपर्टी बिक गई, 16 साल में ये तो समझ आ जाती है ना, मेरी प्रॉपर्टी बिक गई, पैसा कोई और रख रहा है, उसके पास कोई अधिकार है, क्या, कौन से सेक्शन में, 68 में, समझ में आ रही है। ओके, आफ्टर द अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, जब वो 18 साल का हो जाएगा, 2 साल बाद हो जाएगा 16 साल का बच्चा, क्या वो बचे हुए पैसे ले सकता है सर्टिफाइड गार्जियन से या नहीं, यस सर ले सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 7, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ओके, अ माइनर्स एग्रीमेंट बीइंग एब्सोल्युटली वाइड, पढ़ भी लिया था ये तो, ठीक है। देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच एग्रीमेंट, उसको ना तो आप लायबल ठहरा सकते, ना आप उससे कोई परफॉर्मेंस करा सकते। इधर एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 परफॉर्मेंस होती है ना, दोनों की दोनों अगर फ्यूचर में हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट किस नाम से जाना जाता है, बायलैटरल, एग्जीक्यूटरी, यस ना, ओके। मैं बोल रहा हूं आई एम अ मेजर पर्सन, यू आर अ माइनर, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, नो, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से क्या है, और वॉइड एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी का राइट खत्म हो जाता है, यस या नो, तो हम उससे क्या नहीं करा सकते, परफॉर्मेंस तो नहीं करा सकते। नेक्स्ट पॉइंट, नो इंसॉल्वेंसी, पॉइंट नंबर 8, अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, मार्क करेंगे वर्ड, अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, यहां वर्ड कैन नॉट है या शैल नॉट है, तो हो भी सकता है, अगर वर्ड होता शैल नॉट तो कभी नहीं हो सकता जी, यहां वर्ड क्या है, कैन नॉट, शैल नॉट, कैन नॉट, तो याद रहना चाहिए जब इंसॉल्वेंसी का पॉइंट डालो तो वहां शैल वर्ड यूज मत करना, कैन। तो क्या इंसॉल्वेंट हो सकता है, अभी हमने पढ़ा माइनर की कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती, जिस व्यक्ति की कोई लायबिलिटी नहीं है, इधर बैलेंस शीट तो हम पढ़ते हैं ना, अगर किसी व्यक्ति की कोई लायबिलिटी नहीं है, एक साइड आती है लायबिलिटी, एक साइड आती है एसेट्स, अगर किसी व्यक्ति की कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई एसेट्स भी नहीं है, तो ये व्यक्ति इंसॉल्वेंट माना जाएगा। इंसॉल्वेंट का कंसेप्ट क्या है, व्हेन लायबिलिटी बिकम मोर देन एसेट्स, जब लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है किससे, एसेट्स से। तो जब माइनर की कोई लायबिलिटी कभी भी नहीं रहेगी, सपोज माइनर ने कमा लिए 1 लाख रुपीस, ठीक है, ओके, तो उसकी तो एसेट्स ऐड हो रही है ना,
लायबिलिटी क्या है? 0। तो कभी वो इंसॉल्वेंट माना जाएगा? आप ही सोच के बताओ। नो। तो क्या कह रहे हैं? अ माइनर कैन नॉट डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एज ही मतलब ही इंक्लूडिंग शी माइनर, ठीक है। हाँ, ही इज कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डेट एंड ड्यूज आर पेबल फ्रॉम पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। अभी समझेंगे। एंड अब आ रहा है वर्ड, ही शैल नेवर बी हेल्ड पर्सनली लायबल। PN promissory note, माइनर कह रहा आई प्रॉमिस टू पे ₹10 lakh आफ्टर 4 month। कह सकता है या नहीं? कह सकता है। अभी पढ़ के आए। तो माइनर ने कुछ लायबिलिटी ओन कर ली, पे करनी है। क्या वो माइनॉरिटी की प्ली ले सकता है? PN में तो नहीं ले सकता। PN में तो नहीं ले सकता क्योंकि PN तो अलाउड करा था आपने। तो इफ आई एम अ माइनर पर्सन, मेरी उम्र 16 साल है, मैं आपसे कांटेक्ट कर रहा हूं, यू आर द मेजर वन, कि बॉस आई प्रॉमिस टू पे ₹10 lakh आफ्टर 4 months। ओके, क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वर्ड एब इनिशियो है? अरे क्या बात हो गई? आई एम टॉकिंग कि आई प्रॉमिस टू पे ₹10 lakh आफ्टर 4 months। वैलिड? मैं माइनर हूं, वैलिड। PN कर सकते हैं। तो सपोज मैं ड्यू का कॉन्सेप्ट या लायबिलिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं ओनली इन केस ऑफ PN, यस ना? ओके। कल जाके मैं आपके 10 लाख नहीं देता, आपके पास कुछ राइट है कहां पर जाने का? कोर्ट में जाने का। मैं माइनॉरिटी की प्ली ले सकता हूं, इस केस में तो नहीं ले सकता। बट इधर अगर माइनर की कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है तो PN लायबिलिटी मानी जाएगी। जो PN में 10 लाख रुपीस लायबिलिटी है वो मानी जाएगी। मानी जाएगी टू एक्सटेंड द प्रॉपर्टी होल्ड बाय माइनर। कुछ बोलना? नो। PN में सपोज इधर PN में 10 लाख रुपए की लायबिलिटी मैंने ओन कर रखी है। मैं माइनर हूं, एक बंदा माइनर है, उसने 10 लाख रुपए का प्रॉमिस कर रखा है, PN दे रखा है, ठीक है। तो बोल रहे हैं इस PN को चुकाने के लिए ना कोर्ट हद से हद माइनर से क्या ले सकता है? उसके नाम की प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था, हेल्ड इन द नेम ऑफ माइनर। सपोज माइनर के नाम पे 5 लाख की FD थी, करी किसने ये नहीं पूछ रहे, किसके नाम पे है? इन द नेम ऑफ माइनर। प्रॉपर्टी, FDR इज अ प्रॉपर्टी, यस या नो? यस सर। ₹5 लाख, 5 लाख रुपए की FDR थी माइनर के नाम में। किसने करी? इररेलेवेंट, चाहे पेरेंट्स ने करी हो, गार्जियन, या माइनर ने खुद कमा के करी हो। ओके। प्रॉपर्टी किसके नाम में? माइनर। तो माइनर की प्रॉपर्टी क्या हुई? माइनर्स प्रॉपर्टी क्या हुई? लायबल हो गई। कब लायबल हो गई? कब लायबल हो गई? जब माइनर ने डेट का क्या करा है? कॉन्ट्रैक्ट करा है। डेट कौन सा? वाया PN। समझ में आ रही है? उसको फिर भी आप ये नहीं बोल सकते कि यू आर एन इंसॉल्वेंट पर्सन। माइनर, आपने 5 लाख रुपए नहीं दिए ना इस बंदे के, तो आप माइनर को इंसॉल्वेंट तब भी नहीं ठहरा सकते क्योंकि माइनर की लायबिलिटी क्या है? 0। हाँ, हद से हद उसकी प्रॉपर्टी को लायबल ठहरा सकते हो। अच्छा, इस ट्रांजैक्शन में क्या माइनर की सारी लायबिलिटी चुकता हो गई? 10 लाख रुपए देने थे, 5 दिए हैं, सारी लायबिलिटी चुकता हो गई? नो, अभी भी आउटस्टैंडिंग है।
कितना? 5 लाख। तो लॉ बोल रहा है ये जो आउटस्टैंडिंग है ना 5 लाख, इसके लिए माइनर को आप इंसॉल्वेंट नहीं कर सकते। रादर इंसॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट ही यही है, व्हेन लायबिलिटी एक्सीड मोर देन एसेट्स। तो यहां लायबिलिटी एक्सीड कर रही है ना एसेट से, एसेट्स 5 की, लायबिलिटी 10 की, तो भी आप माइनर को क्या नहीं कर सकते, बट हद से हद माइनर की प्रॉपर्टी ले सकते हो। देन हमने पढ़ा था माइनर्स प्रॉपर्टी लाइबल होगी इन केस ऑफ माइनर डेट, बट माइनर पर्सनली क्या होगा? नॉट लाइबल। ठीक है, उसकी पर्सनल लाइबिलिटी क्या होगी? 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई क्वेरी? ओके, तो यहां पर इंसॉल्वेंट नहीं माना जाएगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो लिंकेज कर लीजिए विद सर्टेन कंडीशन, जो आपने लिखा था ना सर्टेन कंडीशन, वहां लिख लीजिए। कहां पर लिखा था सर्टेन कंडीशन? सेक्शन 68 में लिखा होगा आपने, है ना? वहां लिख लीजिए, इफ माइनर हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ PN, then maximum having a contract of PN, then maximum his personal assets is liable, then maximum his personal assets is liable for paying the debt. Now unpaid amount, now for unpaid amount, minor is not a personal liable. For unpaid amount, minor is not a personal liable. चलें आगे। ठीक, तो माइनर की एसेट्स तो लाइबल होंगी, बट माइनर लाइबल नहीं होगा। अच्छा, अगर यह नॉर्मल व्यक्ति होता, ये 5 लाख के लिए कोर्ट क्या डिक्लेयर कर दी थी इस व्यक्ति को? समझ में आती है ना बात? माइनर को नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, पार्टनरशिप। अ माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, बट अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ही इंक्लूडिंग शी माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। ये तो क्लियर था ना? पॉइंट नंबर 10, माइनर कैन बी बन सकता है क्या? एजेंट। पक्का? पक्का ना? अच्छा, लाइबल नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा लाइबल। लाइबल वो कभी नहीं रहेगा एक्सेप्ट PN। और PN में भी कितना लाइबल रहेगा? जितनी एसेट्स वो होल्ड करता है। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? माइनर कैन बी एन एजेंट, अ माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट बट ही विल नॉट बी लाइबल टू हिज प्रिंसिपल ऑफ हिज एक्ट। ओके, क्या कह रहे हैं? अ माइनर कैन ड्रॉ, डिलीवर एंड एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट हिमसेल्फ बीइंग लाइबल। सिंपल सी बात कर रहे हैं। सपोज आपके पापा मेजर हैं और आप माइनर। आपके पापा की शॉप है मेरठ, उन्होंने एक और शॉप खोलनी है दिल्ली में। ठीक है, आपसे बोला बेटा दिल्ली वाली शॉप तू संभाल ले, वहां चले जा या चली जाओ। ठीक है, अब जा सकते हो। अगर दिल्ली वाली शॉप पे आप बैठे हो और मैं आपसे कुछ सामान या आपके गुड्स खरीदने आ रहा हूं, तो आप मुझे बेचने के लिए कॉम्पिटेंट हो या नहीं? यू आर द माइनर ना? हमारे मम्मी पापा ने तो ऑथराइज कर दिया है ना एजेंट की तरह। मैं आपकी शॉप पे आया, दिल्ली वाली शॉप पे, आप मिले मुझे, आप 16 साल के बच्चे। मैंने आपसे पूछा बेटा कितनी एज है तुम्हारी? आपने बोला 16। ओके, तो मैंने क्या सोचा, ये बच्चा तो इनकॉम्पिटेंट है टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट।
अगर मैं इसके साथ कोई कांटेक्ट बनाता हूं, क्या माना जाएगा? वर्ड एब इनिशियो। क्या किया जाए? क्या किया जाए? आप अपने फादर साहब से एक लेटर लिखवा के रखेंगे, नॉट अ बिल्स ऑफ लैंडिंग एंड एक्सचेंज। आप अपने फादर साहब से एक लेटर लिखवा के रखेंगे विच इज कॉल्ड एज ऑथराइजेशन लेटर, जहां पर आपके फादर साहब क्या ऑथराइज कर रहे हैं कि यस मेरे बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे? मेरे बिहाफ पे ये बच्चा काम कर सकता है। मगर वो जो बिहाफ वर्ड होगा ना, वो ये डिनोट कर रहा है कल जाके कुछ भी लायबिलिटी आती है तो माइनर पे नहीं आएगी, पापा पे आएगी उसके। ठीक है, हो गया। तो माइनर को आप कभी भी लायबल नहीं ठहरा सकते। माइनर को एजेंट के रूप में आप काम कर सकते हो, बट एजेंट पे कभी लायबिलिटी नहीं आएगी, चाहे वो कैसा भी एक्ट करे, क्योंकि उसके पास क्या है? ऑथराइजेशन। आईसीआई ने एक क्वेश्चन दिया, एक पिताजी ने बेटे को बोला शॉप पे जाने के लिए, वो चला गया, उससे गड़बड़ हो गई। रास्ते में, दुकान पे नहीं, रास्ते में जाते हुए उसने किसी की स्कूटी ठोक दी। ठीक है, वो जो सामने वाले व्यक्ति की स्कूटी खराब हुई, उसने क्लेम डाल दिया इनके पिताजी पे, मतलब माइनर के पिताजी पे। क्या वो पिताजी ऑफ माइनर लाइबल है टू रीपे द लायबिलिटी विच इज इनकर्ड बाय एजेंट? यस या नो? दोबारा से क्वेश्चन बताऊं? अरे यहां पे भी डिस्कस कर लो, मैं आपसे ही पूछने बैठा हूं, मैं भी आपसे ही पूछ रहा हूं सबसे, है ना? यस या नो? लाइबल है? कौन कौन कह रहे यस? समझ नहीं आ रहा मेरे को। यस लाइबल है, लाइबल है। नो लाइबल नहीं है सर, दोनों के साथ है हम, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अच्छा चलो, जो ऑथराइजेशन लेटर है जिसपे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप लिखी है, विच मीन्स एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं। आपका लास्ट यूनिट है एजेंसी, राइट? जिसपे प्रिंसिपल और एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट करा, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो एजेंसी किस चीज की एजेंसी? पूरी लाइफ टाइम की एजेंसी? नो, शॉप के लिए, है ना? शॉप के लिए जो ट्रांजैक्शन बिजनेस नेचर की होंगी वही तो होंगी, बट एज पर मोटर व्हीकल एक्ट पिताजी अलाउ कर सकते थे 16 साल के बच्चे को व्हीकल देने के लिए? नो, नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए कौन लायबल होगा? होंगे तो फादर साहब ही, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं होंगे, किसी अदर लॉ में हो सकते हैं। ठीक है सर, इसलिए तो हाथ नहीं उठा रहे थे। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नो हो गया, अदर एक्ट में यस हो गया, है ना? चलो इतना समझे, चलते हैं आगे। चलो इधर 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 सिंपल, इधर अगर माइनर के कॉन्सेप्ट है, मेन हेडिंग जरूर लिखनी है। माइनर कैन बिकम एन एजेंट, माइनर कैन टेक द प्ली ऑफ माइनॉरिटी इन डिफेंस। माइनर को क्या चाहिए? नेसेसरी चाहिए, थिंग चाहिए। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, बेनिफिशियरी बन सकता है। माइनर के साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट वर्ड एब इनिशियो। माइनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, पीएन। माइनर के साथ अगर कोई पीएन कॉन्ट्रैक्ट करा, उसमें कुछ लायबिलिटी आई तो कितना रिकवर कर सकते हो? पर्सनल एसेट्स, राइट ना? माइनर पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकते, माइनर को किसी रूप में लायबल नहीं ठहरा सकते। माइनर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके लिए गार्जियन लायबल नहीं रहेंगे। पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 11, माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी। मार्क करेंगे वर्ड इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, बोल के लिख के एक्सप्रेस, इम्प्लाइड एक्शन। एन इन्फेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग हिज पेरेंट और गार्जियन। ठीक है, कॉमा टू कॉमा छोड़ते हैं, इन्फेंट की बात नहीं कर रहा लो, क्योंकि इन्फेंट इज ऑल्सो एन माइनर ना।
हाँ, इन्फेंट ने कुछ गलत करा तो उसके लिए तो पेरेंट्स लायबल रहेंगे। इन्फेंट कितने साल का बच्चा? 2 साल तक का बच्चा। अगर कोई एक्ट कर रहा है तो उसके लिए कौन लायबल है? उसके पेरेंट्स या गार्जियन। बट बात हो रही है 3 साल से 17.99 वाले साल वाले बच्चों के लिए। जो 18 का हो जाएगा वो मेजर हो जाएगा, राइट? तो उसके लिए बात हो रही है क्या? इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कॉमा टू कॉमा लैप्स, इवन फॉर नेसेसरीज, द पेरेंट्स विल बी हेल्ड लायबल only when the child is acting as an agent for parents। अब बताएंगे क्वेश्चन का जवाब, जो भी पूछा था। स्कूटी ठोक दी, बताओ क्या होगा? इन एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी तो दी थी ना पापा ने, दिल्ली जाने की, दिल्ली की शॉप पे बैठने की, है ना? तो कौन सी अथॉरिटी की बात कर रहा है? बिना पता चला नहीं, कौन सी अथॉरिटी की बात कर रहा है? मार्क करेंगे अथॉरिटी फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। आपके पिताजी ने ये बोला था कि दिल्ली जाके शॉप पे बैठो, घूमने को नहीं बोला था दिल्ली जाने के लिए। अथॉरिटी किस चीज की दी थी? कि शॉप पे जाके बैठो। आप क्या कर रहे हो? घूम रहे हो, तो उस चीज की तो अथॉरिटी नहीं मिली ना। अगर अथॉरिटी मिलती घूमने की भी तो कौन लायबल हो जाता? सही बात है ना? तो क्या कह रहे हैं? इन एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी मतलब वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, सर्कमस्टांसेस या फैक्ट्स जो किसने प्रोड्यूस करे हैं? क्वेश्चन ने। अगर उस क्वेश्चन को या उस ट्रांजैक्शन को करने की अथॉरिटी मिल जाती गार्जियन से या पेरेंट से, देन गार्जियन क्या हो जाते? लायबल हो जाते। अदरवाइज गार्जियन लायबल नहीं रहे। बट इन्फेंट के केस में हमेशा रहेंगे, कोई अथॉरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं देखना। हाँ जी, माइनर ही तो घूम रहा है, उसको पढ़ने के लिए भेजा है एपीसी में, है ना? वो घूम रहा है, राइट? पर्सनली लायबल होता नहीं। ठीक, जितनी उसके नाम में एफडीआर है उससे उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपके नाम में जो एफडी प्रॉपर्टी ले रखे है ना पापा मम्मी ने, तो देख के काम करना, है ना? प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं इधर। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम में प्रॉपर्टी, एफडीआर, इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं कि जब बड़ा होगा या बड़ी होगी तो काम में आएंगे, एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए एंड ऑल, ठीक? मगर वो प्रॉपर्टी लायबल हो जाएगी अगर आपने कुछ गलत करा। तो इसलिए अथॉरिटी लेटर ले लो पापा से, ऑल एक्ट डन बाय मी, यू आर गिविंग एन अथॉरिटी टू मी। अच्छा क्यों था? अरे बस अथॉरिटी दे दो, लायबल तो नहीं रहोगे, है ना? बाद में क्या लायबल रहोगे। इधर चलो एक क्वेश्चन। सपोज आज आपने अपने पापा से लेटर लिखवा लिया, अथॉरिटी लेटर, कि जो सारे के सारे मैं एक्ट करूंगा उसके लिए मैं लायबल, सॉरी आप मुझे उसकी अथॉरिटी दे रहे हो। उन्होंने साइन कर दिए, दे दी, ठीक है? कल जाके आपने फिर स्कूटी ठोक दी, अब कौन लायबल रहेगा? पेरेंट्स। लिखा है ना आप पे तो अथॉरिटी लेटर है ना। इन एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी लेटर पेरेंट्स लायबल नहीं रहेंगे। बट इफ वी हैव अथॉरिटी लेटर तो कौन लायबल रहेगा? पेरेंट्स। पक्का ना? नो। क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, दिस कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन? नो। देयरफॉर इस केस में भी ये कॉन्ट्रैक्ट या ये अथॉरिटी लेटर होने के बाद भी आपके पेरेंट्स लायबल नहीं रहेंगे। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है नहीं आ रही है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। सर, joint contract by minor and adult. In such a case, the adult will liable on the contract, not by the minor. इधर suppose मैंने और आपने मिलके एक बिल्डिंग तैयार करनी है, ठीक है? You are the minor, I am the major one.
अगर वो बिल्डिंग समय पे तैयार नहीं हो पाती तो होम बायर पे एक ऑप्शन आ गया था वॉइडेबल का, यस या नो? ओके, तो जो वॉइडेबल का ऑप्शन आ गया, सपोज होम बायर ने बोल दिया अकॉर्डिंग टू रेरा एक्ट, रेरा में चला गया और बिल्डर को 18% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई। बिल्डर मैं भी हूं, बिल्डर आप भी हैं, हो सकता है आप हो सकता है नहीं, आप माइनर हैं, मैं मेजर हूं, तो वो 18% इंटरेस्ट कौन देगा? मेजर देगा, माइनर नहीं देगा। समझ में आ रही है बात? ओके, नेक्स्ट कह रहा है श्योरिटी। बहुत सारे पॉइंट है देखो माइनर के, है ना? श्योरिटी, गारंटर। गारंटर से क्या समझते हो इधर? जो गारंटी देता है, राइट? क्या कह रहे हैं? गारंटर इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, आपके कोर्स में है। व्हेन एन अडल्ट स्टैंड, अडल्ट मतलब ओके, व्हेन एन अडल्ट स्टैंड्स श्योरिटी फॉर अ माइनर, किसके लिए दिए श्योरिटी? माइनर के लिए। देन he adult is liable to third party as there is a direct contract between surety and third party. इधर I am a major one, adult, you are a minor. मैंने बोला कि मैं इसकी गारंटी देता हूं, ठीक है? कल जाके अगर आप कुछ गलत काम करते हो ना तो लाइबल कौन हो जाएगा? गारंटर, जो होता भी है, ठीक है ना? हाँ, फिर भी कौन लाइबल नहीं रहेगा? माइनर, ठीक है सर। क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 14, माइनर एज अ शेयर होल्डर। अ माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। क्या नहीं बन सकते? शेयर होल्डर नहीं बन सकते। इफ बाय मिस्टेक ही बिकम अ मेंबर या शेयर होल्डर, देन द कंपनी कैन रेस्सिन द ट्रांजेक्शन एंड रिमूव हिज नेम फ्रॉम द रजिस्टर, बट अ माइनर में एक्टिंग दो हिज लॉफुल गार्जियन become a shareholder by transfer or transmission of fully paid share to him. इधर पहले बोला आप अपने नाम में शेयर नहीं ले सकते, ले लिए तो आपका नाम हटा दिया जाएगा। किसका नाम डाल देंगे? गार्जियन का नाम डाल देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है? अ माइनर में एक्टिंग दो हिज लॉफुल गार्जियन बिकम अ शेयर होल्डर बाय ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ फुल्ली पेड शेयर टू हिम। उनको शेयर दे दिए जाएंगे, किसको? पेरेंट्स को, गार्जियंस को, या सर्टिफाइड गार्जियंस को। जब माइनर मेजर होगा तो ये शेयर्स ले सकता है? ले सकता है। पेरेंट्स से भी, पेरेंट्स से भी ले सकता है। ले सकता है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ this share is purchased in the name of minor, ठीक है, बट पेमेंट किसने करी है? फादर साहब ने करी है। शेयर किसके नाम में? माइनर के नाम में। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमको शेयर फादर साहब के नाम में ट्रांसफर करने पड़े? दोबारा से, आई एम अ मेजर वन, यू आर द माइनर, ठीक है? सपोज आपके नाम में कोई शेयर्स हैं, ठीक है, तो बोला माइनर अपने नाम में शेयर नहीं रख सकता, उसे अपने पेरेंट्स के नाम में शेयर रखने पड़ेंगे। तो ये शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे किसको? पेरेंट्स को। सपोज पेमेंट भी पेरेंट्स ने करी है, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी आप शेयर मांग सकते हो पेरेंट्स से। पेमेंट फादर ने करी है, उनके नाम पे शेयर है। लेकिन नाम तो आपका होगा ना, वो तो नॉमिनेशन में होगा ना। सर ब्याज पर तो माइनर के लिए, पहले तो चाटा लगेगा पापा से, है ना? सबसे पहला काम ये डिस्कस है ना, कि मेरा ही पैसा है ना और मेरे से ही पूछ रहे हो। अच्छा, अब लॉ की बात कर लेते हैं। सर ले सकते हैं या नहीं माइनर? पक्का? पक्का ना? मगर लेना मत ऐसे, है ना, उनका ही पैसा है। चलो इधर पॉइंट नंबर 15, लायबिलिटी फॉर टॉर्ट। व्हाट डू यू मीन ऑफ टॉर्ट? बिना पढ़े टॉर्ट नहीं,
चलिए ICI देखते हैं। टॉट इज अ सिविल रॉन्ग। ओके, सिविल रॉन्ग मतलब सिविल कोड से रिलेटेड, थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है ना। व्हाट डू यू नो सिविल रॉन्ग? कुछ गलत, रॉन्ग मतलब तो कुछ गलत, तो मैं कितनी हेल्प कर रहा हूँ, है ना। सिविल मतलब फैमिली में डिस्प्यूट सर बिजनेस से रिलेटेड अगर कुछ ट्रांजैक्शन में कुछ रॉन्ग करता है या कोई फ्रॉड वाली ट्रांजैक्शन कर देता है तो क्या कह रहा है? अ टॉट इज अ सिविल रॉन्ग, अ माइनर इज लाइबल इन टॉट। माइनर कहां पर लाइबल हो सकता है? एक जगह लाइबल है, जो क्या था? PN। दूसरी जगह लाइबल होगा कहां पर? लिख लीजिए, वर्ड अब इनिशियो पे जाके लास्ट माइनर की लायबिलिटी डिस्कस हो रही है और कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। दो जगह ही माइनर लाइबल है, एक्सेप्ट दिस माइनर कभी भी लाइबल नहीं रहेगा। और मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी ले सकते हो माइनर से? जितनी उसकी प्रॉपर्टी है, उसको कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर आप नहीं करवा पाओगे। तो क्या कह रहे हैं? अ माइनर इज लाइबल इन टॉट अनलेस द टॉट इन रियलिटी is a breach of contract. Thus, where a minor borrowed a horse for riding only, when he was held liable when he lent the horse to one of his friends who jumped and killed the horse. Next, a minor was held liable for his failure to return certain instrument, देखो horse को क्या कह रहे हैं? Instrument which he has hired and then passed on to a friend. नीचे तो कोई एग्जाम्पल की बात करी है, सिंपली दो बात बोली। टॉट मतलब सिविल रॉन्ग, जो भी समझना है, और टॉट के केस में इसमें माइनर लायबल हो जाएगा, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल दे दिया कि एक माइनर ने अपने फ्रेंड से हॉर्स बोरोड करा, उधारी पे लिया, और दूसरे फ्रेंड को दे दिया, उस दूसरे फ्रेंड ने उसको मार दिया, ठीक है। तो जो माइनर था जिसने बोरो करा है क्या हॉर्स, क्या वो लायबल रहेगा? देखो क्वेश्चन किस तरह से है, यस या नो। तो टॉट के केसेस में तो रहेगा। व्हाट डू मीन ऑफ टॉट? थोड़ी चर्चा जरूरी है ना। टॉट के केसेस में माइनर लायबल रहेगा, ये तो समझ ली, बट टॉट क्या, सिविल रॉन्ग क्या? कोई ट्रांजैक्शन करियर को पूरी ना करता है माइनर, जैसे PN वाली, ये टॉट है। जैसे हो सकता है क्योंकि चलो नेक्स्ट एग्जांपल, माइनर ने चोरी कर ली, सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग, क्या? क्रिमिनल रॉन्ग। तो क्रिमिनल रॉन्ग अलाउड है माइनर के लिए? अभी तक पढ़े नहीं है, अब कंफ्यूजन पैदा करूंगा दिमाग में। कहीं पढ़ा है क्रिमिनल एक्टिविटी ऑफ माइनर इज अलाउड? तो माइनर ने अगर क्रिमिनल रॉन्ग करा तो लायबल रहेगा? आपका क्या ओपिनियन है? यस या नो? यस या नो? रहेगा, पर सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं। वेरी गुड सर, पहले प्ली ले रहे हैं डिफेंस की, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं रहेगा। कोई और एक्ट का नाम लोगे तो आप देख लो क्या करना है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, आपने पकड़ लिया है ना। सिविल रॉन्ग ठीक है, देखेंगे अभी। क्रिमिनल रॉन्ग नो, इट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ भारतीय न्याय संहिता, है ना। इंग्लिश में भी सेम नेम है, हिंदी में भी, ठीक है। अब आईपीसी मत बोलना, ठीक सर। हमने जब आईपीसी पढ़ना स्टार्ट करा जब लॉ चेंज हो गया, चलो ठीक है। तो उसको जो मतलब उसका जो ऑफेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। किस चीज के लिए? क्रिमिनल के लिए।
लायबल तो रहेगा वो, ऐसा नहीं है लायबल नहीं रहेगा क्रिमिनल एक्टिविटी में। ऐसे तो फिर माइनर ही क्रिमिनल एक्टिविटी करते, यस ना, अगर वो लायबल नहीं रहते। तो क्रिमिनल लॉ में तो लायबल रहेगा, वो सेपरेट है, वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। आई एम टॉकिंग हियर द वर्ड सिविल। व्हाट डू यू मीन ऑफ सिविल? सिविल स्टैंड्स हियर द ट्रांजैक्शन, द बिजनेस ट्रांजैक्शन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लिख लीजिए, सिविल रॉन्ग का मतलब क्या है? द बिजनेस ट्रांजैक्शन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके ओके। जो माइनर बिल्डर था अभी, तब तो आपने नहीं बोला ये बात, तब तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन थी। जब तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन थी, यस या नो, तब तो आपने नहीं बोला माइनर लायबल है। तो फिर तो सिविल रॉन्ग, यस इट इज मींस कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, बट सिविल रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि जो अभी तक पढ़ा वो सब कुछ गलत हो जाएगा, राइट? सिविल रॉन्ग आपको आईसीआई ने नहीं बताया। तो सिविल रॉन्ग सिंपली ये समझना, जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है वो किस में आएंगी? सिविल रॉन्ग। सिंपली समझ में आती है इतनी बात? चले आगे। आज माइनर ही कंप्लीट करा है हमने, बस आधा हम कर चुके थे। नेक्स्ट माइनर का रिवीजन करते हैं फटाफट से। सर माइनर के बारे में अगर कुछ लिखना है या कितना लिखना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखने हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट, माइनर के साथ विद और बाय कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो क्या माने जाएंगे? वर्ड इनिशियो फर्स्ट, राइट? और ये कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाइड भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट बोला है माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है पीएन का, राइट? माइनर एक प्ली ले सकता है माइनॉरिटी इन हिज डिफेंस, बट दो जगह नहीं ले सकता, पीएन में और टॉट में। आप समझ गए। नेक्स्ट, माइनर अपने गार्जियन को बाइंड नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल उसके पास कोई लेटर, अथॉरिटी लेटर ना हो, बट माइनर एजेंट बन सकता है। और जब वो एजेंट बनेगा तो वो पर्सनली लायबल नहीं हो सकता। किसको लायबल ठहराएगा? प्रिंसिपल को। तो देयरफॉर माइनर पर्सनली लायबल नहीं रहेगा, उसकी पर्सनल एसेट्स रहेंगी दो केसेस में, पीएन में, टॉट में। माइनर को नेसेसिटीज चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68। इन्फेंट को उसी सोसाइटी में रखो जिसमें वो रह के आया है। समझ में आ रही है बात? माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, बट सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग माइनर को बेनिफिट दिए जा सकते हैं इफ ऑल पार्टनर, इफ वी रिसीव कंसेंट फ्रॉम ऑल पार्टनर्स, राइट? इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, बात हो गई। ये सारी चीजें किस में लिखनी है? माइनर में। भी माइनर हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं अनसाउंड माइंड, फटाफट से, राइट? अनसाउंड माइंड। पॉइंट नंबर बी आपको दिख रहा है पर्सन ऑफ साउंड माइंड। इधर हाँ कुछ क्वेरी? सर जैसे पेनल्टी तो दे सकता है जितनी उसकी पर्सनल एसेट है। पेनल्टी मतलब सर लायबिलिटी बोल रहे लायबिलिटी उसने पे कर सकता है। पर सर जैसे हमने पिछले एक्ट में भी पढ़ा था, जी। कुछ उसमें पिछला एक्ट कौन सा, नाम लो? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में जी। हमें कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है और जेल भी होती है, इम्प्रिजनमेंट। तो सर इसमें भी हो सकती है। तो वो कौन सा ऑफेंस था? सर क्रिमिनल ऑफेंस। तो सर इसमें बिजनेस एक्टिविटी। यहाँ कौन से लॉ आएंगे? सिविल, है ना? अब बताओ। तो सर अगर कुछ इसके साथ मतलब कि कुछ ऐसा रॉन्ग कर देता है तो वो लॉ में अगर हो कि उसे इम्प्रिजनमेंट होती है मेजर को, तो इसे हो सकती है या नहीं? अगर लिखी है तो, वैसे कुछ नहीं लिखा ऐसा जो आप पूछना चाह रहे हो। उसने नहीं माना, मतलब उसके फ्रेंड ने माना। घोड़ा तो मर गया सर। हाँ हाँ हाँ, क्रिमिनल लॉ नहीं हो गया? नहीं, कैसे? मतलब किसी की किलिंग, थेफ्ट, ये सब तो क्रिमिनल क्रिमिनल में आएगा ना। आपको एग्जाम्पल किस में दिया है? सिविल में, ठीक है?
चले आगे। पॉइंट नंबर बी, पर्सन ऑफ साउंड माइंड। ओके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, 11 क्या था? ओके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। किसके लिए? मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। मार्क करेंगे, साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। If at the time when he makes it is capable of understanding it, mark कीजिए, capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest. Mind mark करेंगे, forming a rational judgment as to its effect upon his interest, अपने हित में। साउंड माइंड का व्यक्ति कौन? जो अपने हित में डिसीजन, अपने हित में क्या सही है क्या गलत है। बट आजकल कोई लेता नहीं है अपने हित में, एज एन स्टूडेंट, है ना, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है सर, हमने फर्स्ट मार्क करा कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। ओके, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट मतलब समझने की कैपेबिलिटी है क्या हमारे पास? हाँ, है ना। ओके, एंड किससे जुड़ रहा है? एंड से। फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट। व्हाट डू यू मीन ऑफ रैशनल जजमेंट? ट्रू। नो, ट्रू मतलब सही, सही तो नहीं बोला। रैशनल जजमेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, आप बाइक वगैरह चलाते हो, कभी कभी क्या होता है, ब्लॉकेज आ जाती है आगे, आप ओवरटेक कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ ओवरटेक हो सकता है, कभी कभी हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी होता। तो सपोज आपने जजमेंट लिया, यस हम कर सकते हैं ओवरटेक, इट इज मीन्स रैशनल जजमेंट। आपको लग रहा है नहीं नहीं ओवरटेक नहीं हो सकता, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल जजमेंट। समझ में आ रही है बात? तो हमेशा ट्रू नहीं, देखना पड़ेगा सिचुएशन, कब हम अपनी जजमेंट लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, ओके, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, है ना। हमेशा कैसे रहता है? पागल, बट कभी कभी सही भी हो जाता है ना। मे, व्हाट डू यू मीन ऑफ मे? मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है व्हेन ही इज ऑफ, क्या लिखते हैं? मैं अपने होशो हवास में। जब हिंदी में लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट, मैं अपने होशो हवास में, ये बोलना चाहिए। होशो हवास मतलब जब मैं साउंड माइंड का हूं। अब मुझे नहीं पता मैं कब अनसाउंड माइंड का होता हूं, बट अभी के लिए जब मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं तो मेरे को क्या मानो? साउंड माइंड। ओके, तो एक व्यक्ति जो पागल है, इधर पागल किसने डिक्लेयर करा है? कोर्ट ने, डिक्लेयर बाय कोर्ट। एक व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, डिक्लेयर बाय कोर्ट है, बट वो कभी कभी क्या होता है, साउंड माइंड की पोजीशन में आता है, तो उस समय वो क्या बना सकता है? बना सकता है कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, अच्छा, बट ओकेजनली अनसाउंड माइंड। हम कौन सी कैटेगरी में, ए या बी? बी, कोई सी भी नहीं। A person who is usually sound mind, but पढ़ते पढ़ते unsound mind, ठीक है। May not make a contract when he is of unsound mind। अच्छा, जब पढ़ते पढ़ते लगता है तो क्या लगता है? किसी से बात नहीं करनी, है ना। घर वाले भी कहते हैं हाँ हाँ पागल हो गया ये, ठीक है। अच्छा, उस समय कोई नहीं आता आपके पास कि अब ये पागल हो चुका है, अब इसकी तरफ मत देखो। तो सिंपली बात कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है जब वो अपने होशोहवास में हो। एक व्यक्ति साउंड माइंड का ही रहता है, कभी कभी क्या होता है? अनसाउंड माइंड का होता है। तो जब वो अनसाउंड माइंड पोजीशन में हो ना, वो ना किसी से बात करे ना कुछ करे, रीजन वो अपने हित में डिसीजन नहीं ले पाएगा उसमें, या वो कैसा है? अनसाउंड माइंड। सपोज एक पर्सन साउंड माइंड का है, कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई, उसको गुस्सा आ गया, राइट,
ओके, कैसा हो गया? अनसाउंड माइंड का पर्सन हो गया। तो वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा क्या हो जाएंगे? वॉइड माने जाएंगे। ठीक है, समझ में आती है ना इतनी बात? कोई क्वेरी? हाँ सर मान लीजिए एक माइनर है और वो हाँ बोलो। वो अनसाउंड माइंड है और बीच में साउंड मतलब किसी ने इसके साथ पीएन बना दिया, ठीक है, और उसने कोर्ट में दिखा दिया। बीच में कब? जब वो साउंड का था या अनसाउंड का था? तो उसने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जब वो अनसाउंड मतलब पीएन पे साइन बना दिया पीएन जब वो अनसाउंड माइंड का है, उस पे लाइबिलिटी आ रही है मतलब 3 महीने बाद। हाँ। तो जिसके अभी साथ- पढ़ेंगे आप फ्री कंसेंट, वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलें आगे। सीए साहब अभी आपको दुविधा में डालेंगे। 5 करोड़ का ऑफर होगा क्लाइंट से, है ना, फ्री कंसेंट पढ़ते हुए। चलो सर, नेक्स्ट क्या कह रहा है? पोजीशन ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ पर्सन हु इज नॉट ऑफ साउंड माइंड इज, अभी डिस्कस करा था ना, क्या माना जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन, पॉइंट नंबर सी। बिसाइड्स माइनर को हटा दीजिए, एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, देयर आर ऑल्सो अनदर पर्सन who are disqualified from contracting partially or wholly, so that the contract by such person are void. Incompetency to the contract may arise from political status, ये छोड़ दो, सिंपल यहाँ तक आपके लिए रेलिवेंट है, void तक, आगे कुछ फालतू का बोल रहा है। अगर लॉ ने आपको क्या कर दिया? डिस्क्वालीफाई, किसी भी लॉ ने, सपोज इधर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सीए एक्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया क्योंकि वो गलत ऑडिट कर रहे थे। क्या वो पर्सन, क्या वो सीए आगे कभी ऑडिट कर सकता है? नो, डिस्क्वालिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, राइट ना। एक पर्सन को इंसॉल्वेंट बना दिया अंडर आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, क्या वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? नो। समझ में आ रही है ना बात? तो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब कोई भी लॉ, एनी लॉ, किसी भी लॉ में आप डिस्क्वालिफाई हुए हो तो आप क्या नहीं बना सकते? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते उस ट्रांजैक्शन का जिसके लिए आप डिस्क्वालिफाई हुए हो। इधर सारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए मनाही नहीं है। सपोज सीए को, एक सीए ने गलत साइन करे, उसको रेस्टिकेट कर दिया, डिस्क्वालिफाई कर दिया आईसीएआई ने, तो क्या सीए ऑडिट कर सकता है आगे? नो, नहीं कर सकता। तो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। क्या वो सीए कार खरीद सकता है? हाँ, कार खरीदने पे तो कोई रोक नहीं है, वो डीलर के पास जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कार ले आएगा, यस ना। हाँ, समझ में आ रही है बात? ठीक है, ठीक सर, कॉम्पिटेंसी तो हुई हमारी, समझे हम थोड़ा, आगे चलते हैं। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट कब नहीं होती? 5 केस में। फर्स्ट, कोशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक। अगर ये 5 चीज हैं तो मेरी कंसेंट क्या नहीं है? फ्री नहीं है। चलिए एग्जांपल, हाँ जी, हाँ, सपोज एक क्लाइंट है हमारा, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी है उसकी, ठीक है, ओके, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी है, बट क्लाइंट बहुत पैसे वाला है। उसकी मदर ने बोला, बेटा ये हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी, ये मत बेचो। उसने 10 करोड़ एज एन एडवांस भी ले लिया है, साइन कर दिया एग्रीमेंट पे, अभी बेनामा नहीं हुआ है, रजिस्ट्री नहीं हुई है। उसकी मदर ने मना कर दिया कि बॉस, कि बेटा ये प्रॉपर्टी मत बेचो अभी। उसने एडवांस पकड़ के साइन कर दी एग्रीमेंट पे। एक एग्रीमेंट बनता है बेनामे से पहले कि हाँ 10 लाख रुपए मिल गए हैं इस व्यक्ति को और ये प्रॉपर्टी इस दिन बेनामा कर देगा, उस चीज का एग्रीमेंट बनता है। प्रॉपर्टी के डायमेंशंस खुलते हैं, प्रॉपर्टी इस एड्रेस पे है, इसका क्षेत्रफल ये है, इस तरह से एग्रीमेंट होता है।
क्लाइंट के नाम पे है ना। तो देयरफॉर अब क्लाइंट आया सीए के पास कि सीए साहब ये 10 करोड़ रुपए तो मैं उसको वापस कर दूंगा, बट मैं प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाह रहा। और जब ये लॉ है, लिखा कहीं नहीं है, अगर आप प्रॉपर्टी बेचने से मना कर देते हैं तो आपको दुगना पैसा देना पड़ता है। जितना आपने एडवांस लिया है वो तो देना ही है, प्लस एडवांस का ही पार्ट और देना है, तो उसको 20 करोड़ देना है। तो सीए साहब से कह रहा है, सीए साहब ये जो मैंने साइन करे हैं ना, इससे मुझे ये प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाएगी और मेरी मदर क्या कह रही है, मना कर रही है कि प्रॉपर्टी मत बेचो। सीए साहब इसमें कुछ हेल्प करो हमारी, क्या कर सकते हैं? सर फीस कितनी मिलेगी इसमें? इतनी मिल जाएगी जितनी एक साल में लोगों को कमा के मिलती है, जितना पैकेज होता है लोगों का एक कॉन्ट्रैक्ट को कराने के लिए। ठीक है, बताइए सीए साहब क्या करेंगे आप? कॉन्ट्रैक्ट पे साइन, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, अग्रीमेंट पे साइन हो गए, कंसिडरेशन तय है 100 करोड़, कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, अरे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे कि प्रॉपर्टी बिकेगी, राइट? 10 करोड़ एडवांस आ गया, 10 के 20 देने पड़ेंगे। सीए साहब को हाँ दे देंगे 50-1 लाख रुपए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यहाँ 10 करोड़ खर्चने थे, यहाँ 50 लाख खरीद देंगे। बताइए सीए साहब 50 लाख रुपीस का रेवेन्यू खड़ा है आपके सामने, क्या करेंगे? लीगली वे में, है ना? मुझे दिख रहा है तुम्हारा इंटेंशन, लीगली वे में। चलिए ये रहा आपका होमवर्क, कल बता देना मेरे को, है ना, क्लाइंट से जिससे डिस्कस कर लें। चलें रिवाइज करें। चलो इधर सर हमने माइनर के कॉन्सेप्ट पढ़े, समझे भी। माइनर के साथ एग्रीमेंट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, वर्ड ऑफ एन इशू। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक कर सकते हो पीएन का, या उसको लायबल ठहरा सकते हो पीएन में और टॉट में। माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं होगा, उसकी मैक्स टू मैक्स पर्सनल एसेट्स लायबल हो सकते हैं, वो पर्सनली लायबल नहीं हो सकता। माइनर को नेसेसिटीज चाहिए, सेक्शन 68 बोलता है इन्फेंट को उसमें ही रखना जिस एनवायरनमेंट से वो आया, राइट? इस तरह से हमारे कुछ माइनर के कॉन्सेप्ट थे, राइट? ये था पर्सन कौन कॉम्पिटेंट माना जाएगा, तो सभी के सभी माने जाएंगे एक्सेप्ट माइनर। सेकेंड अनसाउंड माइंड। व्हाट डू यू मीन ऑफ अनसाउंड माइंड? जो रैशनल जजमेंट नहीं बना पाता, एंड यस कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे सोचने की क्षमता हो, वो कौन है? साउंड माइंड। एंड जो रैशनल जजमेंट बना पाए, मतलब गाड़ी निकालनी है नहीं निकालनी, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल जजमेंट। ठीक है, तो वो क्या है? साउंड माइंड का पर्सन है। एक तो है सोचने समझने की शक्ति है ना, बट जजमेंट नहीं ले सकता वो रैशनल जजमेंट। क्या वो साउंड माइंड का है? नो। अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए और जजमेंट भी चाहिए, तो वो क्या माना जाएगा? साउंड माइंड का, अपने हित में, इन हिज इंटरेस्ट। अच्छा, अगर किसी लॉ में कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई हो गया है तो यस वो पर्सन उस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। ठीक, इतना पढ़ा हमने। जो हमने पढ़ा सेक्शन 10 का फर्स्ट पार्ट कॉम्पिटेंसी, सेकंड पढ़ना है फ्री कंसेंट। ठीक है, उस पढ़ने से पहले आप आंसर बताएंगे क्या करना है। ठीक है, यही सम अप करते हैं।